अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। They say that sometimes potential energy increases by decreasing the distance. ठीक है कि नहीं? They say that sometimes potential energy They say that sometimes potential energy increases by decreasing the distance, and sometimes it increases by increasing the distance. बेटा ये कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है, पुराना। मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन नहीं दिया। क्या आप इसका कोई सोल्यूशन बताना पसंद करेंगे? आप अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, टाइप करके भी बता सकते हैं, जिस तरह चाहें आप इसका जवाब दें। क्वेश्चन है ये, अगर मुझे सही सन याद हो तो ये 99 का क्वेश्चन है, अगर उसमें ये आया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी कभी इंक्रीज होती है डिस्टेंस को डिक्रीज करने से, कभी इंक्रीज होती है डिस्टेंस को इंक्रीज करने से। तो जो बताएगा वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। बताएं जी, कौन है जो इसका दे जवाब, उसको मिलेगा बड़ा सवाब। जी, कोई देना चाहे आंसर तो मैं बड़ा खुशी से एक्सेप्ट करूंगा। कौन है जो आज, बेटा 2 घंटे की क्लास नहीं, आज 1 घंटे की क्लास है। जी, है कोई जो दे जवाब? नहीं बेटा, क्या नाम है, मरियम नहीं बेटा, ये नहीं है इसका जवाब। जी, ये जवाब नहीं है इसका। रेफरेंस पॉइंट की चॉइस मैटर नहीं करती। जी, कोई और जो दे इसका जवाब। जी, कौन है जो इसका जवाब दे कि पोटेंशियल एनर्जी कभी डिस्टेंस कम करने से इंक्रीज करती है और पोटेंशियल एनर्जी कभी डिस्टेंस बढ़ाने से इंक्रीज करती है। जो दे इसका जवाब मिलेगा उसको बड़ा सवाब। जी, टाइप करके दे दें, बोल के दे दें। अच्छा, आप इस चीज में शर्माया ना करें। आपने क्लास में एक बात कही और आपका आंसर गलत आ गया, कोई मसला नहीं है। हम सब लर्न कर रहे हैं। आप यकीन करें कि मैं जब था एफएससी में या मैट्रिक में था तो मैं बोल्डली क्लास में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर देता था, भले वो बिल्कुल गलत ही क्यों ना होता, और भले मेरी पूरी क्लास में मेरी बेइज्जती क्यों ना होती या पूरी क्लास मुझ पर हंसती क्यों ना। उसका फायदा ये हुआ कि फिर मेरी जो कॉन्सेप्ट थे वो अच्छे बनना शुरू हुए। जाहिर है कि मैं ब्लंट था और सारे महफिल अपनी बेइज्जती भी मैं करा लिया करता था। वे बैक इन 1998 कैम्ब्रिज के हेड एग्जामिनर आए बीकन हाउस, तो हम उनके साथ सारे खड़े थे। तो सब टीचर खड़े थे, मैं भी खड़ा था। चाय, मतलब वो सेशन खत्म हो गया था और हम चाय पी रहे थे। तो मैंने उसमें उनको कहा, सर कि मुझे फलां फलां चीजें फिजिक्स की समझ नहीं आई। मैंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया उनके सामने और मैंने उनको कहा, सर मुझे फलां फलां बातें नहीं समझ आई और फलां फलां बातों में मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। तो मैंने कोई शर्म नहीं रखी, वो हंस पड़े आगे से। और फिर मुझे कहते हैं, मैंने उनको कहा था कि सर मुझे नेचर ऑफ लाइट अभी तक समझ नहीं आई। तो आगे से हंस के कहते हैं कि I can write 50 pages on the nature of light, but the fact is that we humans haven't actually understood light. Wave model is our way of understanding it. Quantum model is our way of understanding it. However, I would suggest you that you should study these books. तो मैंने उनके सामने भी अपने आप को एक्सपोज किया। मैंने नहीं अपनी कोई वो रखी कि जी मेरी इज्जत खराब होती है। तो इसी तरह से आप दिलेरी से अपना जवाब दें, भले आपका जवाब गलत हो। They say that sometimes potential energy increases by decreasing the distance and sometimes it increases. जी, जी, कोई बंदा नहीं है यार, कोई बंदा तो हो जो जवाब दे। प्लीज लिखें। चलें, अच्छा जो एटलीस्ट कोशिश करेगा अल्लाह पाक उसको भी सवाब दे। जी, मैंने कहा जो कोशिश करे अल्लाह उसे भी जो सवाब दे, उसको भी, उसके भी दर्जे बुलंद हो। कोई कोशिश तो करो बाबा। क्वेश्चन ये है
कभी डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, कभी डिस्टेंस कम करने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। अच्छा चलो मैं एक इशारा देता हूं, मैं इशारा देता हूं तुम लोग, ये देखो, ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ यूं मासेस अटैच है। अब इस वक्त ये स्प्रिंग अपनी फुल अनस्ट्रेच्ड लेंथ में, नेचुरल लेंथ में इस वक्त ना ही एक्सटेंडेड है ना ही ये कंप्रेस्ड है। अगर मैं इसे खींच के लंबा करूं, एक्सटेंड करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, कि क्योंकि स्प्रिंग चाहता है कि ये मासेस वापस आए, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा अगर मैं इसी स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करूं, तो ये कुछ यूं हो जाएगा। अभी भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, अभी भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कि स्प्रिंग चाहता है कि ये मासेस वापस जाएं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। इन दोनों हालतों में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। अब मुझे इससे आपको अगर कुछ क्लू मिले तो मुझे बताएं, इससे अगर किसी को क्लू मिले जी, कोई बंदा जो इसका दे जवाब। बाबा बोलो तो सही। अहमद अब्दुल रहमान, बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने, आप अपना राय का इजहार तो करें। जी आजमेर भट्टी, अपनी राय का इजहार करो। आमना, बेटा बताएं तो सही, आपका क्या ख्याल है? कि मैंने कहा, मैंने आपको एक इशारा भी दे दिया है। अनुषा आप बताएं, अरीबा, फरजान, माहीन, अशफाक, मानूर, शहजाद, जितने बच्चे आए हुए हैं, राहिम, फरजान अली, मलिहा। अच्छा इबाद, क्वेश्चन बेटा ये है कि कभी पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस बढ़ाने से इंक्रीज होती है, कभी डिस्टेंस कम करने से इंक्रीज होती है। वो कैसे? किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस बढ़ाने से कब इंक्रीज होती है, डिस्टेंस कम करने से कब इंक्रीज होती है। और ये मेरा सवाल नहीं है कि मेरी फूफो ने नहीं पूछा, ये कैम्ब्रिज का अपना जाती सवाल है जी। They say that sometimes potential energy increases by decreasing the distance. Sometimes it increases by increasing the distance. ये ओल्ड सीआईई का क्वेश्चन है, कोई तो दे जवाब। सर जब वो डिस्टेंस सर जब डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे होते हैं तो टेंशन की डायरेक्शन अपोजिट आती है, अब इंक्रीज कर रहे होते हैं तो अपोजिट आती है। चलो अल्लाह पाक तुम्हें स्वाब दे, क्योंकि तुमने एटलीस्ट मेरी बात का जवाब तो दिया। और कोई बच्चा जो जवाब देना पसंद करे जी। आज सारी खामोश हैं। बेटा जवाब सुने इसका। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। और इनके दरमियान आप समझें एक अनसीन मैजिकल स्प्रिंग है। अगर आप इन दोनों को करीब लाएंगे तो समझें कि वो अनसीन मैजिकल स्प्रिंग कंप्रेस होगा, और इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ यूं दोनों एक दूसरे से अवे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, इन्हें करीब लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, इन्हें करीब लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करती है। इसका मतलब है इन ऑल ऑफ द रिपल्शन के रिपल्सिव फील्ड्स, इन ऑल ऑफ द रिपल्सिव फील्ड्स, इन ऑल ऑफ द रिपल्सिव फील्ड्स, potential energy increases by increasing the system, by decreasing the distance, sorry। ये बात है। इन ऑल ऑफ द रिपल्सिव फील्ड्स, सारे रिपल्शन के जितने फील्ड्स हैं उनमें डिस्टेंस कम करने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती। ये देखिए ना, फर्ज करें कि ये एक ढकना है, ये ढकना और ये ढकना एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फर्ज करें ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं या दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं, तो मुझे जोर लगाकर इनको करीब करना पड़ेगा ना।
जोर लगाकर एक दूसरे के करीब करना पड़ेगा, और छोड़ूंगा तो एकदम मुड़ के दूर जाके रहेंगे, एक दूसरे से रिपेल अवे करेंगे दूर। तो पता चला कि जितने भी रिपल्सिव फील्ड्स हैं सब में पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस कम करने से इंक्रीज करती है। फिर और ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसे दूर ले जाना है, मुझे जोर लगाना पड़ेगा, आई हैव टू डू सम वर्क। जब मैं इसे दूर लेके जाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो सारे रिपल्सिव फील्ड्स में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है डिस्टेंस के डिक्रीज करने से, और सारे अट्रैक्टिव फील्ड्स में जहां अट्रैक्शन है वहां पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है डिस्टेंस के इंक्रीज करने से। कोई इशू तो नहीं है, आई होप कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन, जहां जितने भी अट्रैक्शन के फील्ड हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है डिस्टेंस के बढ़ने से। आपके केस में, आपके सिलेबस में टोटल 4 केसेस हैं, टोटल 5 केसेस। पूछे 5 केसेस कौन कौन से? ये प्लैनेट अर्थ है, ये उसका मास है, और ये कोई छोटा मास है, कोई बॉडी है, ये प्लैनेट है। तो ये जो फील्ड है ये अट्रैक्टिव है, ये फील्ड क्या है, अट्रैक्टिव है। और ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज है, डोमिनेंट। और ये कोई छोटा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी टेस्ट नेगेटिव चार्ज ये। और ये सेंट्रल चार्ज ये नेगेटिव है, कोई मेजर डोमिनेंट नेगेटिव चार्ज है, और ये एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। ये जो चारों के चारों फील्ड्स हैं ये अट्रैक्शन के फील्ड्स, ये चारों के चारों जो फील्ड्स हैं ये अट्रैक्शन के फील्ड्स, ठीक है। ये चारों के चारों फील्ड्स अट्रैक्शन के हैं, और जो रेड में बना रहा हूं ये रिपल्शन के फील्ड्स। पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में आए, ठीक है कि नहीं। और या नेगेटिव चार्ज, एक सेंट्रल नेगेटिव चार्ज है और ये एक टेस्ट नेगेटिव चार्ज है जिसको उसके करीब लाया जा रहा है। तो इसमें जो 3 ब्लैक फील्ड्स हैं, 3 के ब्लैक फील्ड्स अट्रैक्टिव है, 3 ब्लैक डायग्राम्स अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और 2 रेड डायग्राम्स जो हैं वो रिपल्शन को कर रही हैं। इनमें डिस्टेंस डिक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है क्योंकि ये एक दूसरे के करीब आना नहीं चाहते, और ये इनमें डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जाना नहीं चाहते। यहां पर आपको इस मास को इस प्लेनेट से अवे ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, यहां पर इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज से अवे ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज को इस सेंट्रल नेगेटिव चार्ज से अवे ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो इन 2 केसेस में आप जब भी वो क्वेश्चन पेपर में पूछे कि जी कभी तो डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और कभी डिस्टेंस कम करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो आपका जो जवाब होगा वो ये होगा कि जनाब हम जितने भी अट्रैक्टिव फील्ड्स, आप इस तरह स्टार्ट करेंगे कि इन ऑल ऑफ द अट्रैक्टिव फील्ड्स the potential energy of the system increases by increasing the distance, or in all of the repulsive fields the potential energy increases by decreasing the distance। ये बात थी, ये आज का क्वेश्चन था, और इसको लेकर अब हम आगे चलते हैं, ठीक है कि नहीं। वो मैंने आपसे बात करनी थी। अच्छा, अगर आपको याद हो, थोड़ी सी बातें ग्रेविटेशन की कर लेते हैं और फिर उससे लिंक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये है जी प्लैनेट अर्थ या मास, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जब हम किसी बॉडी एम को इससे लेकर जाते हैं, चाहे इस तरफ जाएं, चाहे इस तरफ अवे मूव करें, चाहे इस तरफ अवे मूव करें, ऐसे अवे मूव करें, ऐसे अवे मूव करें, इट्स लाइक इंक्रीजिंग द हाइट। जिस तरफ मर्जी हम प्लैनेट से अवे जाएं, इट्स लाइक इंक्रीजिंग द हाइट। अगर हाइट इंक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। तो हमने पढ़ा था कि जब हम प्लैनेट से दूर जाते हैं, ये प्लैनेट है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। क्या वो वाई एक्सिस पर आप पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर ले लें और इस तरफ आप डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट ले लें, तो क्या वो इस तरह इंक्रीज करती है, या वो ऐसे इंक्रीज करती है, या वो ऐसे इंक्रीज करती है। आप सब लोगों ने मुझे बताया था कि वो ऐसे इंक्रीज करती है। इसका मतलब है कि किसी भी प्लैनेट से अवे मूव करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे इंक्रीज करती है,
और आपको पूछा, आपने बताया था कि इस तरह वो इसलिए इंक्रीज करती है कि जब आप प्लेनेट अर्थ से यहां जाते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं, आप ज्यादा वर्क डन करते हैं, और जब आप इससे आगे जाते हैं आप कम वर्क डन करते हैं, और जब आप इधर से और आगे जाते हैं आप और कम वर्क डन करते हैं, और जब यहां से यहां जाते हैं और कम वर्क डन करते हैं। भला ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके ऊपर प्लेनेट अर्थ की अट्रैक्शन कमजोर हो जाती है। यहां पर प्लेनेट अर्थ की अट्रैक्शन डोमिनेंट, आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है, और यहां उससे कम वर्क डन करना पड़ता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर हमने कहा था कि हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी जहां मैक्सिमम होती है उसको जीरो डिक्लेयर कर दें, तो बाकी सारे लेवल्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने इसकी मिसाल दी थी कि अगर किसी की उम्र आप में से 16 साल है, किसी की 17 साल है, किसी की 18 साल है, किसी की 19 साल है, किसी की 20 साल है, तो 20 साल वाला अगर आपने आपको जीरो डिक्लेयर कर दे तो 19 साल वाला -1 पे चला जाएगा, 18 साल वाला -2 पे, 17 साल वाला -3 पे, और 16 साल वाला -4 पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह जिसके पास सबसे बड़ा नंबर है एक्चुअली वो सबसे ही छोटा है। फिर हमने यही ग्राफ, हमने कहा था कि ये ग्राफ शिफ्ट होकर इस तरह से चला गया, और वाई एक्सिस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी जिसको हम ईपी से भी डिनोट करते हैं, और हम इसको यू से भी डिनोट कर रहे थे, और फिर हमने वाई एक्सिस पर इधर डिस्टेंस आर लिया हुआ था, और फिर हमने कहा था कि ये प्रेफरेबल है कि आर, चूंकि आर को इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट ले लिया जाए कि ये आर है, फिर आप इधर चले जाएं, एक आर और चले जाएं तो ये 2r बन गया, एक आर और चले जाएं तो ये 3r हो गया। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये ग्राफ अक्सर इस तरह से लेबल्ड हुआ होता है, आर, 2r, 3r, 4r, और यहां पर r इन मीटर्स, और यहां पर आप वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ईपी से भी डिनोट करते हैं, उसको यू से भी डिनोट करते हैं, और वो ग्राफ यहां से ऐसे जा रहा होता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है कि नहीं? और फिर हमने इसकी एक्सप्रेशन भी पढ़ी थी कि ये -GMM/r है, और साथ ही हमने ये भी कहा था कि ये पोटेंशियल एनर्जी का जो ये फार्मूला है EP = -GMM/r, इसको आप क्या कहते हैं, y = -k/x की फैमिली से रिकॉग्नाइज करें, हाइपरबोला, ये बातें भी कही थी। फिर मैंने कहा था कि y पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, तो इसका जवाब क्या था, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? मैंने एक जवाब आपको मैंने दिया था, फिर एक जवाब मार्किंग स्कीम का था, मैंने दोनों बोले थे। पहला जवाब जो मैंने दिया था वो ये था कि व्हेन वी टेक अ बॉडी अवे फ्रॉम प्लैनेट वी हैव टू डू वर्क, व्हाटएवर वर्क दैट वी डू बिकम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, and when we take it to infinity its potential energy is maximum. We declare that maximum level as zero, so all the levels below having lesser potential energy are automatically negative. ये मेरा जवाब था। फिर मैंने जवाब दिया था मार्किंग स्कीम वाला। मार्किंग स्कीम वाले जवाब देने से पहले मैंने एक वाक्या सुनाया था, एक छोटी सी बात सुनाई थी कि फर्ज करें आपका कोई दोस्त है, आप उससे ट्रीट मांगते हैं, वो फर्ज करें वो ये आपका दोस्त है, ये कैंटीन है, ये कैंटीन का वो है, आप कैंटीन वाले से कहते हैं कि हमें ना ये खाना खिलाएगा, या किसी आपको कहता है कि यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, आप क्या करते हैं, आप इसके खाते में अगर खाना खा लेंगे कैंटीन से तो इसका अकाउंट नेगेटिव में चला जाएगा, -200 रुपीज। -200 रुपीज का मतलब है कि इसके पास पैसे थे भी नहीं, मगर आपने जबरदस्ती इससे 200 रुपए छीन लिए या इससे 200 रुपए का खाना खा लिया, तो इसका अकाउंट -200 में चला गया। बिल्कुल इसी तरीके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले इस तरह से आर्ग्यू करते हैं कि ये मास m है, ये कैपिटल M प्लैनेट है, ये इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो कहते हैं 0 है, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। फिर भी जब ये नीचे आता है, ये चीज जब नीचे आती है तो इसकी स्पीड तेज होती है, स्पीड तेज होती है, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, इसके सामने कोई चीज आ जाए तो ये इससे टकरा कर अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफर कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन इट फॉल्स डाउन वर्क गेट्स आउट ऑफ इट, यानी इसके अंदर से वर्क निकल सकता है, वर्क इससे लिया जा सकता है, ये वर्क कर सकता है। तो व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट इंफिनिटी एंड व्हेन द बॉडी फॉल्स डाउन वर्क गेट्स आउट ऑफ इट, दैट इज व्हाई इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव। ये इसका था जो मार्किंग स्कीम में दिया हुआ था। और आप में से एक बहुत अच्छी बच्ची जन्नती बेटी जो है मेरी, वो मैंने बाद में जब ये क्वेश्चन पूछा तो उसने मुझे दोनों जवाब लिख दिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो मेरा लेक्चर मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ सुनती और एक एक बात सुनती। सो मैंने उसके लिए अच्छी दुआएं की बाद में। ठीक है, अब आगे सुने।
क्या कहते हैं, अब बात ये चीज हो गई थी, यहां तक बात होगी। बिल्कुल इससे मिलती जुलती सिचुएशन ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है और ये एक नेगेटिव क्यू चार्ज है जो इसके फील्ड में आया है, कैपिटल क्यू के फील्ड में है। इस वक्त माइनस क्यू के अपने जाती फील्ड की हम कोई बात नहीं कर रहे, हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं उसका कोई फील्ड ही नहीं, फील्ड सिर्फ इसका और ये उसके फील्ड में आया है, ये बात। और या ये चीज कि ये चार्ज सेंट्रल नेगेटिव हो और ये चीज पॉजिटिव, ये दोनों जनाब अट्रैक्टिव फील्ड्स हैं। इनमें एग्जैक्टली जो ग्रेविटेशन वाली बातें आपने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ी थी, जो भी बहसें आपने वहां की थी, वही एग्जैक्टली बहसें यहां पर भी हैं। और इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहलाती है माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर। बिल्कुल उससे मिलता जुलता फार्मूला है। कैपिटल जी की जगह के, कैपिटल एम की जगह कैपिटल क्यू, स्मॉल एम की जगह स्मॉल एम और आर की जगह आर। ये इसलिए ये होगी। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर। और इनमें भी अगर वो पूछे कि नेगेटिव क्यों है तो इसका जवाब क्या है, इनमें भी यही जवाब है कि जनाब आप जब ये पॉजिटिव चार्ज है माइनस क्यू को यहां से उठाएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन आप करेंगे वो सारा माइनस क्यू की क्या बनता चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। माइनस क्यू को जब आप इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, इन्फिनिटी ये मत समझे कि कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस है, इन्फिनिटी आप समझे कि मैंने आपको बताया था ना एटॉमिक लेवल पर 20-30 सेंटीमीटर इन्फिनिटी होते हैं। यानी आपने एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के 10 सेंटीमीटर दूर कर दिया, आपने उसे इन्फिनिटी पे कर दिया, ठीक है कि नहीं। तो अब आप ये देखें, यहां से उसको उठाकर दूर ले गए, इन्फिनिटी पर ले गए, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और जो वर्क डन आप करेंगे वो सारे का सारा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। आप हाईएस्ट लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को जीरो डिक्लेयर कर दें, ऑल द लेवल्स बिलो इट आर ऑटोमेटिकली नेगेटिव, हैंस इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब ये इधर आता है तो वो नेगेटिव होती है। या आप कह सकते हैं एज द नेगेटिव चार्ज फॉल्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, वर्क गेट्स आउट ऑफ इट, इसमें से वर्क निकल आता है, hence its zero potential energy goes into negative। वो यही फार्मूला एग्जैक्टली उससे मिलता जुलता फार्मूला है, ठीक है। इसकी ओरिजिनल डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, यहां तक होगी बात। अब बिल्कुल उसी तरीके से अब एक बात मतलब मजे की जो सुनने वाली है वो है, वो देखें कि ना, फर्ज करें ना वो दो भाई थे ना, तो दोनों ट्विन्स थे, दो भाई थे, दोनों क्या थे, ट्विन्स थे। मैं मिसाल वैसे आपको दे रहा हूँ, दो भाई थे, दोनों ट्विन्स थे, और उनको उनके अब्बू पढ़ाया करते थे। फर्ज करें उन दोनों के मैथ्स में मार्क्स आए 50 आउट ऑफ 100, दोनों ने 50 आउट ऑफ 100 ले लिया, ठीक है कि नहीं। तो अब हुआ ये कि जो उनके अब्बू अनफॉर्चुनेटली उनकी पोस्टिंग हो गई, वो कहीं चले गए, पीछे अपने बच्चों को छोड़ गए। तो जब वो छोड़ के चले गए ना, तो जो बेटा ए था ना उनका, उसने पढ़ना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा, उसको टेंशन होगी कि अब तो अब्बू गाइड करने वाले नहीं है, तो उसने बहुत जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। बी जो था बिल्कुल लापरवाह था, उसने पढ़ाई छोड़ दी। बाद में मार्क्स आए, तो इसके मार्क्स आए, फिर ए के मार्क्स आ गए 75 आउट ऑफ 100 और उसके मार्क्स आए 25 आउट ऑफ 100। अब अगर आप इसको रेफरेंस ले लें, अगर इसको आप रेफरेंस 0 ले लें, तो आप देखें एक भाई 0 से ऊपर +25 की तरफ गया है और एक भाई -25 की तरफ गया है, ठीक है। ये बात जहन में रखें। अब इस बात को जहन में रखने के बाद इधर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां माइनस क्यू, ठीक है कि नहीं, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां एक प्लस क्यू। ये बात जहन में रखें कि ये रिपल्सिव फील्ड है, ये बात जहन में रखें कि ये अट्रैक्टिव फील्ड है, ये बात जहन में रखें कि इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इन्फिनिटी पर है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0। बेटा जब ये नेगेटिव चार्ज इसके करीब आता है तो बड़ी खुशी से आता है, क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है। इस नेगेटिव चार्ज का इसके करीब आना ऐसे जैसे खड्डे में गिरना, इस नेगेटिव चार्ज का इसके करीब आना ऐसे जैसे खड्डे में गिरना, एक पोटेंशियल वेल में गिरना। क्यों, क्योंकि जब वो इसके करीब आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 से नेगेटिव में जा रही है, -10, -20, -30, -KQQ अपॉन R हो रही है। जो जो इधर नजदीक आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इसके करीब नहीं आना चाहता, इसमें रिपल्शन है, तो क्या होगा, इनके सीन दरमियान समझे एक अनसीन मैजिकल स्प्रिंग है जो दोनों को करीब नहीं आने देता। आपने जोर लगाकर इसे करीब लाना है।
अगर आप इसको जोर लगा के करीब लाएंगे तो फिर क्या होगा, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इसके करीब आना एक पहाड़ चढ़ने के मुतरादिफ, तो इसके करीब आने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और बढ़ती है, और यहां पर +10 +20 +30, तो इसलिए रिपल्शन में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ली जाती है, और इसीलिए इस फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी +kq/r है। और यही चीज इस नेगेटिव चार्ज हो और ये वाला चार्ज भी नेगेटिव हो, तो ये उसके जब करीब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी +kq/r होगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि रिपल्शन में पोटेंशियल एनर्जी, रिपल्सिव फील्ड्स में पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस कम करने से इंक्रीज करती है और वो पॉजिटिव होती है और वो प्लस में मैयर होती है, और इन्फिनिटी उसके लिए जीरो है। लेकिन उसका इन्फिनिटी में जो उसका जीरो है वो उसका वाकई जीरो है। अट्रैक्शन में भी इन्फिनिटी जीरो है, मगर वो जीरो मैक्सिमम वाला जीरो, वो मैक्सिमम वाला जीरो, ठीक है ना। अट्रैक्शन में चीजें प्लैनेट से या चार से दूर जाती है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है और जीरो की तरफ आती है। रिपल्शन में जब आप डिस्टेंस कम करते हैं तो वो जीरो से पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज करती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। ये बातें हैं जो मैंने आज आपसे करनी थी। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो तकरीबन 90% खत्म होने वाला है, 90% पे पहुंच गया ये चैप्टर। अब आगे जो मैंने बातें करनी है वो बातें मैंने इस अब तक पहले ग्रेविटेशनल फील्ड में की हुई हैं, उन्हीं से लिंक करके बातें करनी, बातें कोई नई नहीं अब होंगी, ठीक है। अब आगे देखें, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराने कॉन्सेप्ट्स की कोई शफल करके हिला जुला के हम इसी से रिलेटेड बातें करेंगे। बहरहाल एक बात सुन लें, अब ये चीज देखें, ये एक बॉडी है, इसका मास आप इसको कह लें जनाब 2 kg का मास, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये एक स्प्रिंग है, ये 3 kg का स्प्रिंग है, ठीक है कि नहीं। ये 2 kg का स्प्रिंग है, ये क्या है, ये 3 kg का स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग किस पर है बेटा, नेचुरल लेंथ पर। मैंने 3 kg को यूं लेकर आया, उससे जोर लगाकर यहां लेकर आया, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ये 3 kg यहां आ गया, ये 2 kg यहां। आई हैव डन सम वर्क, और मैंने फर्ज करें मैंने 2 kg को रोक के रखा होता है, 2 kg पे पीछे मैंने उंगली रखी हुई थी और 3 kg को मैंने पुश करके करीब लाया, यानी मैंने यहाँ 2 kg के पीछे अपनी उंगली रख ली और इधर से 3 kg को यूं पुश किया, और अभी भी मैंने इनको कंप्रेस करके रखा। लेट्स से दैट आई हैव डन अ वर्क ऑफ 200 जूल्स। अब मेरा क्वेश्चन सुने, अब आपने जवाब देना है, जवाब मैं नाम लूंगा और जिस बंदे का नाम लूंगा वो जवाब देगा। अच्छा जी, ये जो 200 जूल्स का मैंने वर्क किया है, ठीक है कि नहीं, ये 200 जूल्स का जो मैंने वर्क किया है, ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, आप बार बार पूछते हैं सर ये क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन दोबारा दोहरा देता हूं कि मैंने इसको यहां रोक के रखा और इस 3 kg को पुश करके करीब लेकर आया, इस 3 kg को पुश करके करीब लेकर आया, अब डन सम वर्क, और वो वर्क क्या है, 200 जूल्स का वर्क किया, और यहाँ लाके मैंने इनको फंसा ऐसे पकड़ के रखा। मुझे पता है कि मैंने अगर अपनी उंगलियां उठाई तो ये दोनों ऐसे रिपेल अवे करेंगे, ये मैंने यूं ऐसे यहाँ उंगलियां रखी हुई तो ये रुके हुए हैं और बीच में स्प्रिंग कंप्रेस हुआ हुआ है। मेरा क्वेश्चन है कि ये 200 जूल्स जो मैंने किया, देखिए मैंने 2 kg को यूं रोक के रखा था और 3 kg को यूं कंप्रेस किया, तो उसके नतीजे में ये डायग्राम वजूद में आई। अच्छा जी, अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे वो जवाब दें। आप मुझे बताएं, क्या कहते हैं, फरजान अली, आप बताएं, फरजान अली द ग्रेट, आप बताओ मुझे बेटा, ये 200 जूल्स किसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ये 3 kg की नहीं है। हाँ सर, आप क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होनी चाहिए। चलो मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मैं इसका जवाब अभी थोड़ी देर बाद देता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताएं माहीन अशफाक, बेटा आप बताओ ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है, बेटा ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो मैंने 3 kg को कंप्रेस करके यहां लाया हूं, तो ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी, माहीन अशफाक जी बेटा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, आपको नहीं पता, मलिहा खान आप बताओ मैं बेटा, मलिहा
मलिहा आप बताओ कि मैं जब 3 kg को कंप्रेस करके लाया हूं 2 kg के करीब, आई हैव डन अ वर्क ऑफ 200 जूल्स, ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? Elastic potential energy. ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? शुड आई से दैट इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 kg or it is a potential energy of 2 kg, or may I say that it's the potential energy of the system? The potential energy of the system. Okay. चलो मैं अच्छा ठीक। और मरियम नईम आप व्हाट विल यू से, आप क्या कहेंगी? मरियम नईम बेटा आप क्या कहोगी? So ये elastic potential energy है तो maybe of the spring, यानी the whole system, but like not the kgs, not the mass. अच्छा चलो, now comes my final answer। ठीक है, अब सुने भाई, ये 2 kg था, ठीक है कि नहीं? ये क्या था? ये 2 kg है, ये स्प्रिंग है, सॉरी ये बीच में स्प्रिंग था, ये 3 kg, ठीक है कि नहीं? मैंने यहां पर एक बड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन रख दी। ये ऑब्स्ट्रक्शन मैंने इस तरह रखी है कि मैंने 2 kg अब मूव नहीं कर सकता। मैं 3 kg को कंप्रेस करके यहां लाया हूं, 3 kg को मैंने कंप्रेस किया, और ये 2 kg यहां पड़ा हुआ है, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, 3 kg करीब आ गया। अब आई हैव डन अ वर्क ऑफ 200 जूल्स, ठीक है कि नहीं? वो 200 जूल्स इस स्प्रिंग में स्टोर हो गए इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं 3 kg को छोड़ दूं तो 3 kg यहां से रिपेल अवे हो जाएगा, और जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो 3 kg के पास 200 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, 200 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इसी तरह से देखें, अगर फर्ज करें कि मैंने जब इनको कंप्रेस किया हुआ था 2 kg और ये कंप्रेस स्प्रिंग और ये 3 kg, मैं एक बड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन यहां रख देता हूं और फिर 2 kg को छोड़ता हूं, तो 2 kg रिपेल अवे होगा और दूर जाएगा, और बाय द टाइम जब वहां पहुंचेगा तो उसके पास 200 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर फर्ज करें ये 2 kg, ये कंप्रेस स्प्रिंग है और ये 3 kg, मैं दोनों को छोड़ देता हूं, ये इस तरफ को जाएगा, ये इस तरफ को जाएगा, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज का जो सम होगा, दोनों की जो काइनेटिक एनर्जीज का जो सम होगा वो 200 जूल्स होगा। तो मैं कह सकता हूं कि आई कैन रिगार्ड दिस 200 जूल्स as the potential energy of 3 kg alone. I can regard this as the potential energy of 2 kg alone. I can just simply call it as an elastic potential energy of the spring, and I can even say that it's the potential energy of the system. मेरी चारों बातें ठीक हैं, my all 4 statements are right. I can say that it is the potential energy of 3 kg, given that I held 2 kg at rest. मैं 2 kg को पक्का बांध के रख दूं तो 3 kg रिपेल अवे होगा and will gain a kinetic energy of 200 joules। और अगर मैं 3 kg को पकड़ के रखूं, हिलने ना दूं, और 2 kg को मूव अवे कराऊं, यहां से इस तरह पकड़ा हुआ है, तो 200 जूल्स के 202 kg के पास 200 जूल्स की kinetic एनर्जी आएगी। दोनों को छोड़ दूं, दोनों ही अवे मूव करें, स्प्रिंग बीच में नीचे गिर जाए, 3 kg इधर चला जाए, 2 kg इधर चला जाए, तो तब जो है वो टोटल दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम होगा 3 kg। तो इस तरह मतलब ये है कि मेरी चारों स्टेटमेंट से सेम है। आई कैन से दैट द वर्क दैट आई डिड ऑफ 200 जूल्स became the potential energy of 3 kg, I'm right. And if I say that this became the potential energy of 2 kg, I'm still right. And if I say that it is stored in the spring in the form of elastic potential energy, I am right. And if I say that it is the energy of the system, I'm still right. मैं बिल्कुल चारों स्टेटमेंट्स मेरी ठीक है। अब आप पूछेंगे सर आपने ये इतनी लंबी जो कहानी कही है, क्या मकसद क्या? ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं? इन दोनों के दरमियान एक नफरत है, एक अनसीन मैजिकल स्प्रिंग है, ठीक है कि नहीं? मैंने इसको कहा चलो उसके करीब जाओ, इसने कहा मैंने कोई नहीं जाना, मुझे नफरत है। छोटे क्यों ने कहा मुझे इससे नफरत, मैंने नहीं जाना इसके करीब। और अभी मैं इसको लेके आ ही रहा था, इसने कहा इसको करीब ना लाए मेरे, मुझे नफरत है इससे, बहुत नफरत है इससे। इफ आई डू सम वर्क, और मैं इसको रोक के रखी हूँ, पकड़ के मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, और छोटे को धक्का लगाकर इसके करीब ला रहा हूँ, और फर्ज करें मैं यहाँ तक ले आता हूँ, and I have done some work. The work that I have done is directly proportional to this charge, because if ये चार्ज जितना ज्यादा होगा ये उतना मुझे रिपेल करेगा, मुझे उतनी ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। मगर that work done is also proportional to this smaller charge cube। ये कहेगा मैंने जाना ही नहीं, इसका भी बड़ा मूड होगा,
जितना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा ये गुस्सा करेगा, मैंने जाना ही नहीं कि क्यों मुझे लेके जा रहे हैं। और आर, द वर्क दैट आई डू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बिकॉज आर जितना कम होगा उतना ज्यादा वर्क डन मुझे करना किया होगा मैंने। आर कम होने का मतलब है कि मैं उसको काफी करीब लेकर आ गया हूं, तो I've done a lot of work। तो इन दोनों को, तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो ये के क्यू अपॉन आर बनता है, और फिर यही चीज के क्यू अपॉन आर बन जाती है। यही वर्क डन जो मैंने किया है, आई कैन से कि जब वो छोटा क्यू यहां पहुंच गया है तो मैं कह सकता हूं कि ये वर्क डन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और इसको रोक के रखूं और इसको रिपेल अवे होने दूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को छोड़ दूं और दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पुश कर दें, दोनों एक दूसरे से अवे मूव करें, तो ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। और ये है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्मॉलर चार्ज। इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एंड इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये बात है जी आज जो मैंने करनी थी आपसे, ये थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे सुने। अच्छा, आपने इस तरह का, तो जी मैं बता देता हूँ। बात ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ये इन्फिनिटी पे एक प्लस क्यू बैठा है, दोनों एक दूसरे से ना गुस्सा कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ नफरत से देख रहे हैं, दोनों को कोई शौक नहीं एक दूसरे के करीब आने का, शदीद नफरत है इनके दरमियान, हेट्रेड है, ठीक है कि नहीं। और समझें कि इनके दरमियान एक अनसीन मैजिकल स्प्रिंग है, कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग है। मैंने यहाँ से इसको मैंने यूं पकड़ के रखा यूं, और इसको यूं जोर लगाया इसके करीब, करो चलो इसकी तरफ चलो। उसने कहा मैंने नहीं जाना। फर्ज करें मैं भी घसीट कर उसको करीब ले ही आया इसके। आप अब देखें, बाजार यहाँ कुछ भी नहीं है बीच में, लेकिन इन वन वे फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक स्प्रिंग बहुत बुरी तरह कॉम्प्रेस हो चुका है। वो स्प्रिंग हमें नहीं नजर आ रहा, वो समझे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्प्रिंग है। Then the work that I did is directly proportional to this positive charge. The work that I did is directly proportional to this charge. क्योंकि ये चार्ज ज्यादा होगा तो इसकी रिपल्शन ज्यादा होगी, मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ये चार्ज भी ज्यादा होगा तो इसका भी बड़ा मूड होगा, इसने कहा मैंने जाना ही नहीं, बड़ी मिन्नतें करके इसको ले जाना पड़ेगा। और फिर अगर और दिस वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, फिर दिस इज द डिस्टेंस आर। आर के कम होने का मतलब ये है कि मैंने काफी करीब लेकर आ गया। काफी करीब लेकर आने का मतलब है कि मैंने काफी वर्क डन किया है। और मैं अगर इन सारों को कंबाइन कर दूं तो टोटल वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के क्यू अपॉन आर, एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये है जनाब वर्क डन, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज, or I can say that it is the potential energy of this charge, and I can say that it is the potential energy of the whole system. In all of the way I am right. अच्छा, अब ये पेपर में आपके पूछे किस तरह से इसका सवाल आएगा वो मैं बताता हूँ आपको, और वही मेरा आज का टॉपिक था। मैं अभी इसको कल इंशाल्लाह ताला 12 बजे दोबारा टेकअप करूँगा। कल भी मैं सिर्फ 1 घंटे की क्लास लूँगा और हम इस पर बात करेंगे। अब ये चीज़ देखें, अब देखें, आप अक्सर करते नहीं तो थे कि एक बॉडी है, वहां से आप ऊपर से उसको नीचे छोड़ते थे, तो आप कहते थे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसे करते थे ना आप, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना जी, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब हुआ क्या जनाब, या आप ऊपर कोई चीज फेंकते थे तो आप ना, ये फर्ज करें ऊपर कोई चीज जा रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती थी, पोटेंशियल एनर्जी गेन करती थी, तो आप कहते थे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है कि बिल्कुल इसी तरीके से। ये फर्ज करें ये कोई मेटालिक चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है साहब, ठीक है। किसी ने इसकी तरफ गोली मारी, किसी ने पिस्तौल से गोली मारी, जब वो गोली निकली पिस्तौल के मुंह से, पिस्तौल से वो गोली निकली तो सारी गोली पॉजिटिवली चार्ज थी और उसका चार्ज क्यू था और उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी। और फर्ज करें कि इन दोनों के अलावा दूर दूर तक कोई और चीज नहीं थी। जब ये गोली इसकी तरफ गई, सफियर की तरफ, उसकी वेलोसिटी इस तरह हुई, ये वेलोसिटी गोली की डिक्रीज हुई, क्यों भला? रिपल्शन की वजह से। और गोली की, इस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही थी। वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। सॉरी, इलास्टिक नहीं, आई अपोलोजाइज, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किस में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब वो यहां रुकी गोली तो उस वक्त उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी के क्यू अपॉन आर।
और उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी जो इन्फिनिटी पे उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो गोली यहां से रिपेल हुई और वापस गई। यूं गोली यहां से रिपेल हुई और वापस चली गई, और जब वो यहां पहुंची तो उसके पास वापस अपनी वही काइनेटिक एनर्जी वापस आ गई थी। ये बिल्कुल ऐसी जैसे आप किसी को ऊपर फेंकें और वो नीचे आती है बॉल। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दें तो आपने नीचे से किसी को ऊपर फेंका 200 जूल्स देकर है, वो ऊपर गई, उसकी स्पीड कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। बाय द टाइम वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। फिर वो जब वो वहां से नीचे गिरी तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती चली गई, और स्पीड इंक्रीज हुई तो यहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी? जीरो हो गई। तो इसी तरह से इस बुलेट को आपने फायर किया, ये बुलेट जब निकली पिस्टल के नोजल से तो ये पॉजिटिवली चार्ज थी और इसका चार्ज था स्मॉल क्यू। ये बुलेट यूं मूव करती गई, जो जो ये इसके करीब मूव कर रही थी इनके दरमियान समझें कोई अनसीन मैजिकल स्प्रिंग था जो कंप्रेस होता चला जा रहा था, और ये क्यू जो था उसे कहता पीछे हटो, मेरे करीब ही आते चले जा रहे हो। जब ये बहुत उसके करीब पहुंच गई तो समझेंगे इनके दरमियान वो अनसीन मैजिकल स्प्रिंग बुरी तरह कंप्रेस हो चुका था, और वहां पर इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी, और इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी KQ/R। और फिर ये वापस रिपेल अवे हो गई, और जब यहाँ जिस जगह रुकी थी ये डिस्टेंस, इसको आप R कह लें, ये क्लोजेस्ट अप्रोच का पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? क्लोजेस्ट अप्रोच। इसे कैम्ब्रिज वाले क्या कहते हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच। इसे क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। या और ये जो R है ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर आप पूछे सर इस बात पे कोई न्यूमेरिकल आए हुए हैं, अगर मैं आपको ये कहूं, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, कि 2002 से लेकर 2020 तक इस पे कम से कम 5 न्यूमेरिकल आए, और पांचों के पांचों अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड है, और पांचों न्यूमेरिकल मिलते जुलती उनकी वर्डिंग है और मिलते जुलते उनका स्टेटस है। वो मैं आपके सामने लिखाता हूं और आप देखेंगे कि वो इसी तरह से क्वेश्चन है, और पास पेपर्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। 20 साल में किसी क्वेश्चन का 5 दफा आना एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब है कि वो हर 4 साल बाद आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सुने क्या है। कैलकुलेट एक मिनट, मार्कर ही मेरे सारे जो है वो हो गए। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ closest approach as 6 mega electron volt alpha particle is fired towards gold nucleus. ये क्वेश्चन, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच as 6 mega electron volt particle alpha particle is fired towards gold nucleus. आए जरा इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है क्या नहीं है। मैं दोबारा इसको यहां लिख देता हूं। ये गोल्ड न्यूक्लियस, इसका चार्ज कितना है? सेंट्रल चार्ज है, इसमें 79 प्रोटॉन होते हैं। वो उसने ये आपको दिया हुआ होगा ऐसे करके, आपको यहां से पता चल जाएगा कि इसमें 79 प्रोटॉन। इसका चार्ज कितना होगा? 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2e उसका चार्ज है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस अल्फा पार्टिकल को यहां से आपने फेंका है, और ये अल्फा पार्टिकल यूं जाकर रिपेल अवे होकर यूं आ जाएगा इस तरह से, बिल्कुल उस बुलेट की तरह। और जब ये यहां रुकेगा, इस डिस्टेंस को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और यहां पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो उसका क्या कहते हैं, उसकी जो एनर्जी दी गई थी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई, यहाँ पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं,
काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है। 9.6 × 10⁻13 जूल्स होगी। अब ये अल्फा पार्टिकल यूं गया और यहां से रिपेल होकर अवे आया, ठीक है कि नहीं? तो जब वो यहां पहुंचा, इधर उसकी काइनेटिक एनर्जी थी इन्फिनिटी पे, मैक्सिमम थी, वो ये थी, या ये लिखी हुई है जूल्स में। जब वो यहां पहुंचा तो उसके पास क्या आ गई थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी KQ/R, और सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है कि नहीं? अच्छा, यहां पर जब पहुंचा तो हम कहेंगे कि KE at infinity is equal to electric potential energy at the nearest point, या at the point of closest approach. अच्छा, आप पूछेंगे सर हम ये न्यूमेरिकल अगर 5 दफा क्यों आया? बेटा ये वही वो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो है। आपने वो एक्सपेरिमेंट ओ लेवल में भी पढ़ा, आपने वो एक्सपेरिमेंट AS में भी पढ़ा, आपने वो एक्सपेरिमेंट आकर A2 में दोबारा पढ़ रहे हैं। क्यों? आपने अगर ओ लेवल में पढ़ा था तो बड़ा सादा सा पढ़ा था, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था आपने उसकी कोई कैलकुलेशंस नहीं पढ़ी थी। फिर आप जब AS में आए आपने उसके कुछ डिफ्लेक्टिंग पैटर्न जरा ज्यादा डिटेल से पढ़ लिए, न्यूक्लियस के स्मॉलर साइज का जिक्र जरा ज्यादा जोर और शोर से कर लिया। अब आप A2 में आपने उसकी कैलकुलेशंस भी की, ऐसे ही नहीं उसमें PhD की डिग्री मिल गई थी उसको, गाइगर को, और वो एक और बंदा था उसके साथ, उनको ऐसी PhD की डिग्री नहीं मिल गई थी। वो इतनी लंबी PhD में बड़ी ठीक ठाक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, बड़ा लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, आपको प्रॉपर थीसिस लिखना पड़ता है। अच्छा जी, तो KE at infinity is equal to electric potential energy at the nearest point। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? और KQ/R, K की वैल्यू कितनी? 9 × 10⁻9। कैपिटल Q की वैल्यू कितनी? 79 × 1.6 × 10⁻19। और छोटे Q की वैल्यू कितनी है? 2 × 1.6 × 10⁻19 ओवर R। अब जो निकालेगा R, वो निकालेगा, जो भी निकालेगा R, वो इंशाल्लाह होगा जन्नत के पार। चलो जी, कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे। ये बेटा जो मैं कहता रहता हूँ ना कि तुम ये सवाल कर दो तो जन्नती हो जाओगे, ये सब दुआइया कलिमात। कबूलियत की कोई घड़ी होती, मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन कर दो तुम जन्नती हो जाओ, मुमकिन है वो कबूलियत का टाइम हो तो वो आप में से किसी के हक में वो दुआ कबूल हो जाए। चलो जी, जो निकालेगा ये R, वो इंशाल्लाह जन्नती होगा। निकालें। है कोई बच्चा? 3.79 हाँ हाँ मल्टीप्लाई जी, बाय 10⁻⁻14। जबरदस्त। आप कहेंगे कि सर यही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है क्या? यही क्वेश्चन आया है जी, क्वेश्चन तो यही आया हुआ है, लेकिन जब वो डिफरेंट सालों में आता है थोड़ा थोड़ा चेंज करके भी बता देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी पेपर में इसी क्वेश्चन यही था, यही न्यूमेरिकल यही था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करा ली। फिर उसने कहा अच्छा यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी निकाल दें, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आप वो कूलम्स लॉ से निकाल लेंगे, ठीक है कि नहीं? और फिर उसने कहा अच्छा यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालें, वो एक्सेलरेशन F/m से निकल आएगी, ठीक है कि नहीं? आल दो कि वेलोसिटी यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम है क्योंकि वापस मुड़ने वाला है। जिस तरह आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, मगर उसकी एक्सेलरेशन -9.8 ही होती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा। फिर एक पेपर में यही क्वेश्चन था, यही कैलकुलेशंस थी, और साथ ही उसने क्वेश्चन पूछा था कि जी आपका क्या ख्याल है रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस की क्या वैल्यू होगी? तो बंदा कहे कि जनाब अल्फा पार्टिकल यहाँ से करीब होके वापस चला गया है, और ये डिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट किया है वो किया है 3.79 × 10⁻⁻14 मीटर। तो रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस हमें पता तो नहीं, मगर इससे तो छोटा ही होगा। तो उसका आप जवाब दें कि रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस विल डेफिनेटली बी स्मॉलर देन 3.79 × 10⁻14 मीटर। ये पेपर में क्वेश्चन है कि आपका क्या ख्याल है कि गोल्ड न्यूक्लियस जो है वो कि उसका रेडियस क्या किस रेंज में होगा? इस तरह से क्वेश्चन था। तो जो आपने कैलकुलेशन की हुई है, ये आप कहेंगे कि जी ये इससे ज़ाहिर है कि ये डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इससे छोटा ही होगा, इसका मतलब इससे लगभग छोटा ही होगा, इसके करीब, इससे ज़रा सा छोटा ही होगा। फिर पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, किसी और पेपर में यही न्यूमेरिकल था, मगर इसके साथ क्वेश्चन ये थे
कि अच्छा जी मैं अगर अल्फा पार्टिकल को इधर से मारूं या इधर से मारूं या इधर से फायर करूं या इधर से फायर करूं या इधर से फायर करूं या इधर से फायर करूं, वो जिस डायरेक्शन से भी आए उसकी तरफ, गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ से, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा आपकी कैलकुलेशन में। तो आपका जवाब होना चाहिए कि फील्ड क्रिएटेड बाय द गोल्ड न्यूक्लियस इज रेडियली सिमेट्रिकल, यानी चारों तरफ जो उसका फील्ड है वो सिमेट्रिकल है। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इस एक रेडियस में सेम है, इस एक रेडियस में सेम है, इस एक रेडियस में सेम है। चाहे अल्फा पार्टिकल यहां से आके वापस जाए, चाहे यहां से आके वापस जाए, कोई मसला नहीं है, मेरी कैलकुलेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? फिर उन्होंने कहा, अब ये इसी क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर जो मुख्तलिफ वैरायटी है वो बता रहा हूं। एक उन्होंने कहा जी ये गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, हमने मान लिया। उन्होंने कहा ये अल्फा पार्टिकल इसे टच कर रहा है, हमने वो भी मान लिया। उसने कहा कि इस अल्फा पार्टिकल को एज्यूम करेंगे ये सेंटर यहां पर सिचुएटेड है, और पूरे गोल्ड न्यूक्लियस को एज्यूम करेंगे ये यहां पर सिचुएटेड है, और जब टच कर रहा है तो दोनों के रेडियस जमा करें तो उन्होंने वो डिस्टेंस भी दिया हुआ था, से वो डिस्टेंस था 3 × 10⁻14 मीटर। उन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो वो हमने निकाल ली KQ/R से, वो आंसर आ गया जूल्स में। उसमें R हमने ये पुट किया, छोटा q हमने 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन पुट कर लिया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो हमें पता था कि वो ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं। कैपिटल Q हमने पुट किया 79 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि गोल्ड न्यूक्लियस के अंदर 79 प्रोटॉन्स होते हैं। फिर उसने कहा ये जो आपका आंसर आया ना, इसे आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो जो हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया वो रफली आंसर आ रहा था 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, उसने कहा कि अब आप मुझे बताएं, उसका क्वेश्चन था कि जब रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उस बेचारे के पास जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के नहीं थे, तो वो उसके फिर क्यों नहीं वो उसके अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस को क्यों नहीं टच कर सके? बड़ा सादा सा ऑब्वियस सा आंसर है। आप कहेंगे जनाब अभी मैंने कैलकुलेट किया कि अल्फा पार्टिकल दूर से ऑल द वे आकर गोल्ड न्यूक्लियस को टच करे, तो उस वक्त जो उसके पास जो उसको रिक्वायर्ड उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो 9 या 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर बन रही है। तो यहां से कोई उसे 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर फेंकेगा तो वो यूं आके टच करके जाएगा। तो रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस बेचारे के पास जो अल्फा पार्टिकल्स थे, अवेलेबल अल्फा पार्टिकल्स थे, जो अल्फा पार्टिकल एमिटिंग सोर्स था जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते थे, वो मैक्सिमम 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स फायर करता था। तो इसलिए वो यूं आके चले जाते थे, वो रेडियस तक आकर नहीं टच करते थे, इस तरह आकर टच नहीं करते। अब देखिए क्वेश्चन एक ही, मगर इस पर मुख्तलिफ अंदाज, एक ही सिचुएशन को मुख्तलिफ अंदाज में पूछा गया। और बहुत पुराने किसी पेपर में यह भी पूछा था कि जब अल्फा पार्टिकल यहां से चलेगा तो आप उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं। अब ये भी पेपर में क्वेश्चन आया है कि उसका वेलोसिटी टाइम, ये बहुत 90s के किसी पेपर में आया है। इसका जवाब ये है कि अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड न्यूक्लियस के करीब आएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, क्लोजेस्ट अप्रोच पे 0 हो जाएगी और फिर नेगेटिव हो जाएगी, वापस जब मुड़ेगा तो नेगेटिव होगी और यूं मुड़ेगी। ये जनाब आपने जवाब दे देना था कि ये है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल विद गोल्ड न्यूक्लियस के साथ। तो इस तरह से गोल्ड न्यूक्लियस के करीब अल्फा पार्टिकल की अप्रोच के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। बेटा जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का चैप्टर है वो 90% कंप्लीट हो चुका है, और अब जो बकाया 10% भी होगा वो उसमें जो बातें होंगी वो ग्रेविटेशन से पहले उनके रेफरेंसेस आ चुके हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू को कल 12 बजे शुरू करूंगा। जो लोग रेगुलरली मेरी क्लास में आ रहे हैं, मैं आप सब के लिए बहुत दुआगो हूं कि अल्लाह पाक आप पर फिजिक्स नाजिल कर। और एक लेक्चर की मैं वीडियो लॉन्च करूंगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, वो वीडियो है जो एफएससी में इलेक्ट्रिक फील्ड्स फालतू, ताकि आप पढ़ लें और आपके नॉलेज कंप्लीट हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज अंटिल खबरनामा एट 9। इजाजत है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। आप किसी पूछो, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करनी।